जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है ये आंसर राइटिंग की डे 49 की क्लास है। देखिए, दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर समझिएगा। इससे पहले 48 क्लास आंसर राइटिंग की ऑलरेडी हो चुकी है। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो कि जीरो से आंसर राइटिंग प्रारंभ कर रहे होंगे। आप लोगों को मेरा दो सजेशन है। पहला सजेशन ये कि ये जो 48 क्लास हुई है ये आप लोग लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो, प्लस लेक्चर नंबर 49 जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है इसको भी देखो। मतलब डेली दो क्लास आप लोगों को करनी पड़ेगी। दोनों क्लास करते रहोगे तो आने वाले 20 से 25 दिनों में आप लोग सब कुछ बैलेंस करके आगे बढ़ जाओगे। परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आज की इस क्लास में मैं बहुत ही डिटेल के साथ आंसर राइटिंग डिस्कस करने वाला हूं और मैं आपको बस ये समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, बात ये बहुत क्लियर है। आंसर राइटिंग केवल और केवल एक कला है, एक स्किल है। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। आपने अगर प्रीलिम्स की पढ़ाई की, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, आपके पास जानकारी पर्याप्त है। बस उसको किस प्रकार से शब्दों में पिरो करके अपने आंसर राइटिंग सीट पर लिखना है, यही स्किल आपको सीखनी है। और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आज की इस क्लास में मैं आपको केवल और केवल आंसर राइटिंग में वो कंटेंट बताऊं जो कि आपको ऑलरेडी पता है। केवल मैं फॉर्मेटिंग आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो आज की क्लास भले थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन अगली क्लास जो होगी हमारी वो हम 20 मिनट की रेंज में रखेंगे ताकि हमारा पूरा कंटेंट एक बहुत अच्छे से डिस्कस होता चले। आप में से बहुत सारे लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस लिखने वाले हो, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन है। ठीक है, तैयारी को बहुत अच्छे से लेकर के आगे बढ़ो। जो भी सपोर्ट होगा हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ लगातार बने रहेंगे। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि उभरती हुई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कह रहा है कि उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियां, मतलब इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज किस प्रकार से हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। हाउ आर इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज अफेक्टिंग अवर सोसाइटी। दो तीन बातें समझिएगा। जब भी आपके प्रश्न में कोई एक टेक्निकल वर्ड्स आता है या फिर कोई एक ऐसा शब्द आता है जिसकी आपके बारे में समझ थोड़ी सीमित है, तो सबसे पहले उस शब्द पर फोकस करो कि भाई वो शब्द कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि यहां पर प्रश्न पूछा गया है उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियां, मतलब इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है भाई? पहली बात तो हम, अगर हमको यही बात नहीं क्लियर होगी कि हम किस टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम कैसे आंसर राइटिंग करेंगे? नहीं कर सकते। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता है। जैसे कि ध्यान समझिएगा भाई, सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है प्रेजेंट टाइम में? आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि आपका सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीजें यहाँ पर शामिल होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबने इसके बारे में सुना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आगे पर समझो, आपने डीप फेक शब्द का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, आपने वो यूट्यूब रील्स देखी होगी जहां पर बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का, या फिर मैं कहूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी से नहीं बचे हैं, उनके बहुत सारे डांस की वीडियोस दिए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी बोला कि मैंने आज तक कभी भांगड़ा नहीं किया, लेकिन मेरी भांगड़ा की वीडियो यूट्यूब सोशल मीडिया पे वायरल है। तो डीप फेक क्या है? एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे समाज में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो डीप फेक आप समझिएगा। सोशल मीडिया की बात हम ऑलरेडी करते हैं हमेशा। ठीक है, तो सोशल मीडिया यहाँ पर आपका एक नई टेक्नोलॉजी है। आप इसके बाद समझो रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या समाज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, हम डिस्कस करने वाले हैं। परेशान मत होइएगा, पहले चीजों को समझो, बेसिक हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आंसर राइटिंग के हर एक पॉइंट को हम लोग समझ पाए अच्छी क्लास में। ठीक है, ब्लॉकचेन। आपने ब्लॉकचेन का नाम जरूर सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है। इसके अलावा देखो, आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम सुना होगा, आईओटी। ठीक है, इसके अलावा देखो आईओटी क्या होता है भाई? जो आप अपने घरों में बेसिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्मार्ट होम बनाते हो। ठीक है, एलेक्सा हो गया आपका, आपका सिरी हो गया, आपका भी गूगल का जेमिनी चल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है उनको हम लोग कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इसके बाद देखो, आप सबने चैट जीपीटी का प्रयोग किया होगा। चैट जीपीटी क्या है? एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो चैट जीपीटी समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और आगे देखो, आपने मेटावर्स का नाम सुना होगा। मेटावर्स का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने इससे पहले बायोटेक का नाम सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी। आपने सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। आपने अभी देखा कि जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने देखा कि केरल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर, मतलब एआई टीचर है, फिर मैं कहूँ तो रोबोटिक टीचर्स का निर्माण किया गया। ठीक है, तो एआई टीचर के बारे में आपको पता होगा। आपने स्वयं प्रभा जैसे जो प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, आपने उसका नाम सुना होगा। आपने इसके अलावा ऐसी बहुत सारी तकनीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि वर्तमान में समाज में नए तौर पर डेवलप हो रही है। जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न उसी के बारे में कह रहा है। अब समझिएगा, प्रश्न में एक कीवर्ड था। सबसे पहले हमने उस कीवर्ड के संदर्भ में अपनी माइंड मैपिंग की कि भाई वो कीवर्ड है क्या, कहना क्या चाह रहा है, हमको आंसर राइटिंग करने के संदर्भ में।
इतने जो तकनीक है ना, जो टेक्नोलॉजी समाज में प्रेजेंट टाइम में प्रयोग की जा रही है, उनका आपको समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, अब एक बात और समझो, यार सोसाइटी पर उसको प्रभावित किस, समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये आपको बतानी है। देखो भाई, जब भी प्रश्न आपसे प्रभावित करने के संदर्भ में पूछा जाए तो जनरली एस्पिरेंट क्या करते हैं ना, एक डायमेंशन को भूल जाते हैं। वो या तो उसके पॉजिटिव डायमेंशन को कवर करते हैं या तो निगेटिव डायमेंशन को कवर करते हैं। जैसे कि भाई, जो नई तकनीक है वो समाज को किस प्रकार से पॉजिटिव वे में प्रभावित कर रही है, आपको वो भी बताना पड़ेगा, प्लस निगेटिव वे में किस प्रकार से प्रभावित कर रही है वो भी बताना पड़ेगा। देखिए, आंसर राइटिंग स्किल में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप उसके मैक्सिमम डायमेंशन को कवर करें, प्लस उन डायमेंशंस को आपस में इंटरलिंक कर पाए। ध्यान दीजिएगा, जब इन्विजिलेटर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि भाई इस एस्पिरेंट ने केवल 7 मिनट के अंतर्गत, केवल 10 मिनट के अंतर्गत इस टॉपिक के मैक्सिमम डायमेंशन कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो वो डायमेंशन कवर करने की स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा ये नहीं है कि आपको एट द इंस्टेंट सोचना पड़ेगा कि भाई इसके डायमेंशन हो सकते हैं। हमारे पास कुछ रेडीमेड फॉर्मेट होता है, उन फॉर्मेट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं फॉर्मेट में आपको आंसर को बस लिखना रहता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करें। कभी भी आपसे प्रभाव पूछे, इंपैक्ट पूछे किसी भी चीज का, जैसे कि मैंने पूछा कि आर्थिक सशक्तिकरण का महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप उसके पॉजिटिव डायमेंशन बताओ, आप उसको कुछ नेगेटिव डायमेंशन होता है उसको कवर करो वहां पर। अच्छा, अब ये नहीं है कि सर आपने कहा कि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन कवर करने हैं और प्रश्न पूछा गया कि भाई दहेज समाज को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, तो आप कहे सर मैं तो पॉजिटिव वे बताऊंगा। रमन सर ने कहा था कि पॉजिटिव तरीका बता करके आना है। भाई ऐसा पाप मत करना, ठीक है, बाहर भगा दिए जाओगे। तो ये बात समझिएगा आप लोग, पॉजिटिव और निगेटिव वे हम लोग कवर करना है जहां पर हम लोग कवर कर सकते हैं। तो पहली बात यहां पर ये होगा कि इन तकनीकों का समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब आंसर राइटिंग स्टार्ट किया जाए। आई होप कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो डिमांड आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। प्रश्न आप लोगों से 200 शब्दों में लिखने को कह रहा है। मैंने आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर बताई कि देखिए, प्रश्न जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर के 3 फॉर्मेट होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसको हम लोग कहते हैं इंट्रो या फिर भूमिका, दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य भाग, और तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने आंसर में आप इंट्रो, मेन बॉडी या कंक्लूजन जैसी हेडिंग नहीं डालोगे। अगर आपको एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर को ये बताना पड़ रहा है कि भाई ये मेरे आंसर की भूमिका का पार्ट है, ये मेरे आंसर की मेन बॉडी का पार्ट है, तो आपका आंसर सबसे खराब है। ठीक है, आंसर को पढ़ते समय ये बात प्रतीत हो जानी चाहिए कि भाई यहाँ पर भूमिका स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर मेन बॉडी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष दिख रहा है हमको। ठीक है, तो ये चीजें करनी है। हमेशा आप लोग 10% शब्दों का प्रयोग, जो भी आपकी टोटल वर्ड लिमिट है उसका इंट्रोडक्शन में प्रयोग करिए, 10% शब्दों का प्रयोग आप लोग कंक्लूजन में करिए, बाकी जो 80% शब्द बच रहे हैं आप लोगों को वो मेन बॉडी में यहाँ पर यूज करने होते हैं। ये एक ऑन एवरेज फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत कुछ स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट एक ऐसा एवरेज फॉर्मूला आप लोग फॉलो कर सकते हो आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग को। देखो भाई, जब हम भूमिका लिखें तो हम भूमिका यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, सबसे पहला पार्ट तो हम यही लिखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा टर्म प्रयोग किया गया है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है। तो हम उभरती हुई जो नई तकनीक है, ठीक है, उस तकनीक को ही डिफाइन कर दें कि उभरती हुई तकनीक से हमारा क्या तात्पर्य है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, आप चाहो तो उन एग्जांपल्स को लिखते हुए उभरती हुई तकनीक को डिफाइन कर सकते हैं। पहला काम तो इंट्रोडक्शन में हम ये कर सकते हैं, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है लेकिन सबसे इजी इंट्रोडक्शन है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उस टर्म को डिफाइन कर दो इंट्रोडक्शन में, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो उभरती हुई तकनीक को डिफाइन कर सकते हो। या फिर सेकंड वे क्या हो सकता है इंट्रोडक्शन का भाई, सेकंड हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि भाई देखो, समाज हमेशा से अपने यहाँ पर नई तकनीकों को स्वीकार करता रहा है और तकनीक के हमेशा से पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट रहे हैं। आप ये बात यहाँ पर चाहो तो इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि समाज ने लगातार तकनीकों को अपने यहाँ पर समाहित किया है। जैसे कि औद्योगिकरण भी एक तकनीक थी, हमने कंप्यूटर लाया, हमने इंटरनेट लाया, और आज जो नई तकनीकों की हम बात कर रहे हैं उसमें मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक यहाँ पर शामिल है। तो एक तो इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर ये हो सकता है। तो 2 प्रकार के बेसिक इंट्रोडक्शन है, यहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपने आंसर को। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं मेन बॉडी पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब हम इसके प्रभाव को बताएंगे तो हम प्रभाव बताएंगे 2 पार्ट में, एक बताएंगे हम लोग पॉजिटिव, एक बताएंगे निगेटिव। अब अगर यहां पर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच फॉलो करोगे तो आप चाहो तो इसको टेबल फॉर्मेट में दर्शा सकते हो। टेबल फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे भाई पॉजिटिव प्रभाव और निगेटिव प्रभाव, ठीक है, बता करके यहां पर बुलेट पॉइंट में आप अपने पॉइंट्स को
मेंशन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीका और सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका होता है आंसर राइटिंग करने का, वो ये होता है। एक बहुत ही सीमित शब्दों में आप अपने पूरे आंसर की फॉर्मेटिंग कर देते हो। जब एग्जामिनर भी आपका आंसर देखते हो तो समझता है कि हाँ भाई, इस एस्पिरेंट ने टू द पॉइंट एट द इंस्टेंट उस पूरे फॉर्मेट को डिजाइन किया है। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आपसे पहले स्टार्टिंग में टेबुलर फॉर्मेट नहीं बन पा रहा है, तो आप बेसिक से आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो कि सकारात्मक रूप से किस प्रकार से प्रभावित किया, पॉजिटिव वे में किस प्रकार से प्रभावित किया हुआ है। ठीक है, और वो करके आप यहाँ पर बुलेट पॉइंट करते हुए आंसर ले सकते हो। फिर आगे आप जाकर के ले सकते हो कि सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ इसने हमारे समाज को कुछ नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया हुआ है, और वो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर आप लोग फिर आगे बुलेट पॉइंट डाल करके मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जब भी हम अपनी आंसर राइटिंग करेंगे मेन बॉडी के अंतर्गत, प्रयास करेंगे हम लोग बुलेट फॉर्मेट का यूज करेंगे। हम लोग बहुत लंबे लंबे पैसेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। लंबे पैसेज वाला जमाना अब जा चुका है। अब आपको टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट देना है, इसलिए बुलेट फॉर्मेट सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, आपने सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर एक हेडिंग डाला, उसके बाद आप यहाँ पर सब हेडिंग डालना स्टार्ट करो। सब हेडिंग डालो और सब हेडिंग को 10-10 शब्द में, 15-15 शब्द में आप लोग आगे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आप लोगों को फॉर्मेटिंग फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं आप लोगों को सकारात्मक प्रभाव बताता हूँ, ध्यान समझिएगा, और मैं गारंटी ले रहा हूं मैं जो भी प्रभाव बताऊंगा वो सब आपको ऑलरेडी पता होगा। सबसे पहला प्रभाव क्या है समझिए। पहला प्रभाव यहाँ पर ये, अच्छा मैं आंसर राइटिंग कर नहीं रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं आंसर राइटिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ, करना आप लोग खुद है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना स्टार्ट करो। जो पॉइंट आपने अभी तक नहीं सोचा था, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसको कहीं पर एक्स्ट्रा नोट डाउन करते चलना। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, भाई तकनीक का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम करते हैं संचार में, हम करते हैं कम्युनिकेशन के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहला तो बेसिक प्रयोग यही है, संचार एंड कनेक्टिविटी के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे सकारात्मक प्रभाव यह है कि आप घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंच रही है, आप लोगों तक अपनी जानकारी को साझा कर रहे हैं, आप लोगों तक कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फेसबुक का एक लाइन भी है ना, कनेक्टिंग इंडिया, कनेक्टिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आप यहाँ बता सकते हो कि तकनीक का सबसे सकारात्मक प्रभाव ये समाज के ऊपर कि अब डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है। अब हम यहां से बैठे बैठे अमेरिका में अपने भी किसी सहपाठी के साथ, अमेरिका में अपने किसी दोस्त के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सबसे पहला इंपैक्ट तो ये है। और क्या इंपैक्ट है भाई, ध्यान समझिएगा, पहुंच, एक्सेसिबल है। ये क्या है भाई, इंटरनेट के माध्यम से आप तक जानकारी की पहुंच बहुत अच्छी हो पा रही है। पहले क्या था भाई, जब इंटरनेट बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे तो पता चला डाकिया डाक लेकर के जा रहा है, 2 दिन बाद पहुंचा रहा था, तब पता चला घटना ही घट चुकी है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, इंटरनेट के कारण से जानकारी तक पहुंच बहुत अच्छी है। भाई अगर कहीं पर आंदोलन हो रहा है, कहीं पर अगर कुछ विद्रोह हो रहा है, आपको वो जानकारी क्विक फॉर्मेट में बहुत ही तेजी से मिल रही है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो पहुंच हो गया भाई, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, प्रेजेंट टाइम की जो टेक्नोलॉजी है उसने वर्क कल्चर को बहुत तेजी से चेंज किया है, कार्य प्रणाली को बहुत तेजी से चेंज किया। कैसे भाई, समझिएगा, आपने कोविड-19 के बाद एक कल्चर देखा, इसको हम लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशनल ऑफिस कल्चर था, ठीक है, जो पारंपरिक हमारा कार्यालय कल्चर था, वो अब चेंज हो रहा है। अब बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियां जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं लोगों से। तो इससे फायदा क्या है, समाज कैसे प्रभावित हो रहा है? समाज प्रभावित यहाँ पर इस वजह से हो रहा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण से जो वर्क लाइफ बैलेंस है, ठीक है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो सुनिश्चित हो पा रहा है, उसमें वृद्धि हुई है। लोग अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी समय दे पा रहे हैं। कनेक्ट समझ पा रहे हो चीजों को, कैसे मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं आपस में? ठीक है, कि समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया वर्क वर्क कल्चर ने, तो इसने वर्क लाइफ बैलेंस को सुनिश्चित किया है। पहली बात। आगे देखो भाई, भाई चूंकि वर्क फ्रॉम होम में वृद्धि हो रही है तो अब कार्यस्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर महिलाएं जो है, ठीक है, उनकी आर्थिक गतिविधियों में जो पार्टिसिपेशन है उसमें वृद्धि हुई है। तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी इज इंक्रीज्ड, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जैसे कल्चर ने उनको कार्यस्थल पर जाने की जो समस्या थी उसको सॉल्व कर दिया। समस्या क्या होती भाई, आपको पता है क्या है, वर्क प्लेस पर बहुत सारी समस्याएं हैं, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, वहां पर आज भी जो क्रेच की सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, वहां पर बहुत सारी समस्याएं लगातार विद्यमान है। तो उन समस्याओं से छुटकारा दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा और कितना सिंपल पॉइंट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और समझिए कुछ पॉइंट, जैसे कि नई तकनीकों ने सामाजिक संबंधों में वृद्धि की है। सामाजिक संबंध जैसे, क्या समझिएगा, आपका जिस पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरेस्ट है, आप उन लोगों से प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, आप पीसीएस अभ्यास
चैनल की क्लासेस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो क्लासेस? क्योंकि आपका इंटरेस्ट एक एग्जाम में, जिसको हम लोग यूपीपीसीएस कहते हैं, आप कनेक्ट कर रहे हो हम लोगों से, तो आपने अपने रुचि के आधार पर कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट किया जो कि आपके पास नहीं है, आपसे बहुत दूर है, शायद आपने कभी मिला भी नहीं होगा। हम लोग रेगुलर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हम पहली बार मिल रहे होते, लेकिन वो हमको जान रहे होते। तो कारण क्या है? क्योंकि इस तकनीक ने समान विचारधारा वाले लोगों को आपस में संपर्क स्थापित करने का एक मौका प्रदान किया। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हो, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप से वहां पर आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो ये इसकी एक खासियत है। ठीक है कि रुचि के आधार पर आप अपने समूह के लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो। और समझो भाई, आप भाई और कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो? आप ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, ठीक है भाई, आपके जीवन में नहीं लिखा है ऑनलाइन डेटिंग, मैं समझता हूँ, बट फिर भी ऑनलाइन डेटिंग जैसा कल्चर तो विद्यमान है। अब एक एस्पिरेंट के जीवन में कहाँ ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी भाई अब पॉइंट है तो लिखेंगे ही लिखेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपके जख्म पर नमक लगाया जा रहा है, बट फिर भी ध्यान रखिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसे जो कॉन्सेप्ट है उसमें वृद्धि हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया कि भाई आप अपनी जगह पर नहीं हो, फिर भी आपके जो संबंध है वो स्थापित हो रहे हैं। तो ये किसकी एक अच्छी बात है। आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि जो वंचित वर्ग है, ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए लगातार आपस में लोग कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हो कि भाई कुछ आपको ऐसे प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे जहां पर जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए बहुत सारे डोनेशंस प्रोग्राम चल रहे होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये वंचित वर्गों के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए, आप एलजीबीटी क्यूज का एक आप एक पूरी कम्युनिटी देखते हो, तो वो क्या है, वो आपस में कनेक्ट करने का लोगों को एक मौका दे रहा है। तो इसकी एक अच्छी बात है, समाज में तकनीक का प्रयोग देखो कितने पॉजिटिव वे में हो रहा है। और क्या पॉजिटिव वे में हो रहा है भाई, समझिएगा। समाजीकरण का एक हम नया रूप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। किस प्रकार से नया रूप देख रहे हैं भाई, तो आप समझिए। उसको हम टर्म का नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं सोशियो वर्चुअलाइजेशन। सोशियो वर्चुअलाइजेशन मतलब ये हुआ कि जो पारंपरिक समाजीकरण के एजेंट थे उनसे हम बाहर निकल के हम वर्चुअल फॉर्मेट में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म मैंने आपको बताया ना, इस टर्म को नोट कर लो। इस टर्म का प्रयोग आप अपने आंसर में कहीं पर करना, जैसे इसको हम कहते हैं सोशियो वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन ये क्या है भाई, ये पारंपरिक ट्रेडिशनल जो कम्युनिकेशन के मेथड्स है उनकी जगह पर हम इंटरनेट और वर्चुअल फॉर्मेट में एक दूसरे से सोशलाइज हो रहे हैं, समाजीकरण यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। समाज को प्रभावित करने का एक ये भी बेहद अच्छा तरीका है। और समझो, इंटरनेट ने क्या प्रदान किया भाई, इंटरनेट ने लोगों को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंटरनेट ने लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी को पहचानने का एक मौका दिया है। आपको लग रहा हो सर ये क्या बात बता रहे हो आप, समझना भाई, जब तक हमारे देश में एलजीबीटीक्यू को एक अपराध माना जा रहा था, ठीक है, तब तक कितने सारे लोग परेशान होंगे। आज कानून बना, उनको स्वीकार किया गया, इनको कहा गया नहीं भाई सब सही है, आप ठीक हो, कानून के दायरे में हो। तो क्या है कि सेक्सुअलिटी की पहचान करने में, ठीक है, इंटरनेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये बात हम लोग को अपने समझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ तकनीक का प्रयोग और कैसे हुआ भाई, केवल सेक्सुअलिटी पर आप मत जाओ, इंटरनेट ने आपको सेक्सुअल हेल्थ के संदर्भ में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई। हाँ, उसमें बहुत सारी भ्रामक इंफॉर्मेशंस भी है जिसको कि हम लोग नकारात्मक पक्ष में शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी है जिसको कि आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कि सेक्सुअल हेल्थ के संदर्भ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई जो कि पहले लोग आपस में डिस्कस करने से बचते थे, चर्चा नहीं करते थे। तो एक तो पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो गया। और देखो भाई, मनोरंजन के बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए, आपने ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट किया, ये भी क्या कर रहा है, ये भी लोगों को कनेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, एक अच्छा फॉर्मेट हो रहा है। और समझो आप, इसके बाद मैं आपको बताऊं तो स्वास्थ्य सेवा, हालांकि मैंने सेक्सुअल हेल्थ को यहाँ पर शामिल किया, आप इसी को शामिल कर सकते हो आगे भी, कि जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, ठीक है, मेडिसिन की फैसिलिटीज़ है, आप उनको टेली मेडिसिन के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ इलाकों तक, जहां तक जा पाना संभव नहीं है वहां तक आप इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा रहे हो। तो समाज को क्या कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव वे में प्रभावित कर रहा है। आपने इतने सारे डायमेंशंस देखे अभी, आप मुझसे ये बताना कि ऐसे कितने इसमें से पॉइंट है जिसके बारे में आपको नहीं पता था। मैं गारंटी ले सकता हूं आपको सारे पॉइंट्स पता होंगे, बस आप सोच नहीं पा रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो चीजों को। मैंने कुछ नया पॉइंट नहीं बताया भाई। अगर आपको ये लग रहा है कि सर मैंने आपने बहुत नया पॉइंट बताया, तो मैंने नया पॉइंट बताया ही नहीं है। हम केवल जो आपको पता है उसको यहाँ पर एक फॉर्मेट लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग में कैसे यूज करोगे। मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बता दिए, जब आंसर लिखने बैठोगे आपको पॉइंट याद नहीं आ रहे होंगे। और समझो, मैं आपको एक चलो एक पॉइंट और बताता हूँ,
जो कि आपके लिए बहुत अच्छी पॉइंट है। आपने हेल्थ देखा, आप ये भी देखो कि एजुकेशन में भी क्या हुआ है, एजुकेशन की पहुंच में वृद्धि हुई है। ठीक है, कैसे वृद्धि हुई है भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो आप देखो यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से एक किसी दूरस्थ क्षेत्र में बैठा व्यक्ति, गांव में बैठा व्यक्ति, गांव में बैठा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहा है, हमारे चैनल्स को देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, चीजों को कम्युनिकेट कर रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। तो क्या हुआ, शिक्षा की पहुंच अब दूरस्थ इलाकों तक भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट आ रहा है। प्लस आप देखो एआई टीचर्स आ रहे हैं। मैंने आपको एक स्वयं प्रभा का नाम बताया था, ठीक है। इसी प्रकार से एक प्लेटफॉर्म का नाम है दिशा प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब लोगों तक, छात्रों तक शिक्षा को पहुंचा रहे हैं। तो ये तकनीक की एक अच्छी और सकारात्मक भूमिकाएं हैं। अब नकारात्मक भूमिका समझो भाई। आप सकारात्मक भूमिका में एक बात और डाल दो। आप देखो ना क्या हुआ है कि आधार के माध्यम से हमने क्या किया, हमने बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया। ठीक है, हमने बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया। अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम पता है पूरे विश्व में सबसे अधिक बायोमेट्रिक डाटा अगर किसी देश के पास है तो वो है भारत के पास। और इससे फायदा क्या है, फायदा आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो लोगों को, आप भ्रष्टाचार को कम कर रहे हो, आप करप्शन को कम करने का प्रयास कर रहे हो। ये तकनीक का प्रयोग है ना भाई। इन प्रयोगों को आप यहाँ पर अपने आंसर में शामिल करते जाओ। ठीक है, कुछ नकारात्मक पॉइंट्स भी देखो भाई, नकारात्मक पॉइंट्स तो हैं ही ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको हम जानते भी हैं, पर उनको भी समझते हैं। जैसे कि सबसे जो निगेटिव पॉइंट्स है वो ये है कि समाज में इसने क्या किया है, डिजिटल डिवाइड में वृद्धि की। डिजिटल डिवाइड में कैसे वृद्धि किया है, अब यहां पर मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, ये आंकड़ा चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, ICRIER, हालांकि ये रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करोगे तब। रिपोर्ट क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, समझिएगा। तो मैं कहता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ये संस्थान है। आप नाम मत याद करो, भूल जाओ संस्थान। इसकी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम याद रख लेना। रिपोर्ट क्या कहती है, स्टेट ऑफ इंडियन डिजिटल, ये प्रिलिम्स में आपने पढ़ा है, मुझे मैं श्योर इस बात को लेकर के, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी 2024 की रिपोर्ट, 2024 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के डाटा को आपको ऐड ऑन करना है। क्या लिखना है आपके बारे में कि डिजिटल डिवाइड भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसने जो समानता के कॉन्सेप्ट का उल्लंघन किया है। कारण क्या है कि आज भारत भारत एक बहुत ही डिजिटलाइज कंट्री है। इंडिया एज अ नेशन इज अ हाईली डिजिटलाइज्ड, ठीक है, मतलब भारत एक देश के तौर पर बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हो चुका है। लेकिन एक भारतीय, एक एवरेज इंडियन जो है वो डिजिटलाइज नहीं है। यहाँ पर 48% ऐसे लोग हैं जिन तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है। ये बात बताती है स्टेट ऑफ इंडियन डिजिटल इकोनॉमी 2024 की ये रिपोर्ट। ठीक है, मतलब क्या कि ये इंटरनेट तक लोगों को असमान पहुंच, इंक्लूसिवनेस के कॉन्सेप्ट का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, इनइक्वालिटीज यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो सबसे पहला कारण तो आप सबसे पहले नेगेटिव इंपैक्ट आप यही डाल दो। और क्या नेगेटिव इंपैक्ट डालोगे भाई, आप यहाँ पर डाल दो ये कि हम नई तकनीकों के कारण से एक सोशल सेपरेशन, सामाजिक अलगाव के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। बच्चा अपने परिवार में लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर इंटरनेट पर व्यस्त है कम्युनिकेट करने के लिए, दूर जगहों पर बैठे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, पीछे का बैठ फैमिली में कम्युनिकेट करने के लिए व्यस्त है, और अपने घर के लोगों से बात नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है, ये समस्या है सामाजिक अलगाव की। हम फेस टू फेस इंटरेक्शन से बच रहे हैं, और इसके कारण से क्या समस्या आ रही है, अब यहाँ पर लिखो कि फेस टू फेस जो इंटरेक्शन है उसमें अभाव देखने को मिला, जिसके कारण से अकेलापन जैसी समस्या में वृद्धि हो रही है। और क्या समस्या आ रही है भाई, पेरेंटिंग की समस्या आ रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पेरेंट्स होंगे, जिनके खुद के बच्चे होंगे, ठीक है, खुद के बच्चे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो पेरेंटिंग की जो समस्या आ रही है उसमें क्या समस्या है भाई, ध्यान समझिएगा। जैसे मेरे भांजे हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ कि उनका जो स्क्रीन टाइम है ना वो मुझसे भी ज़्यादा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। बल्कि मैं दिन भर यूज़ करता हूँ, बट उनका स्क्रीन टाइम मेरे से भी ज़्यादा है। कारण क्या है भाई, ठीक है, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चों तुम फोन पकड़ो अपना, चलाओ फोन, ठीक है। तो ये समस्या आ रही है। तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पेरेंटिंग की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्लस इसके कारण से क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा अब ऑनलाइन दुनिया में शामिल हो रहा है, तो ऑनलाइन स्कैमर्स या फिर मैं कहता हूँ ऑनलाइन स्पेस में बच्चों के लिए सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। ठीक है, ऑनलाइन स्पेस में बच्चों के लिए जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। तो पेरेंटिंग की एक समस्या यहाँ पर ये भी है। जो वर्तमान में बच्चे हैं वो फोमो का शिकार हो रहे हैं इंटरनेट पर। फोमो मतलब क्या होता है,
फियर ऑफ मिसिंग आउट इसको कहते हैं इंग्लिश में। आप चाहो तो हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो। तो अच्छा एक बात और समझिएगा, जितने लोग हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, जब आप किसी इंग्लिश टर्म को अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर आप ऐसे लिख सकते हो कि फोमो, ठीक है, देवनागरी में लिखिएगा। और अगर आप कोई ऐसा टर्म प्रयोग कर रहे हो जो शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि जीडीपी, तो आप जीडीपी को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं कि जीडीपी को लगे ऐसे लिखने, एक तो वैसे ही समय नहीं होता एग्जाम में, बट आप चाहो तो ऐसे लिखने लगे, ठीक है। कोई अगर इंग्लिश टर्म हम प्रयोग करें तो उसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी यूज़ कर रहे हो, यूनिवर्सिटी को प्रॉपर देवनागरी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात के लिए परेशान मत होना, ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है। तो फोमो का शिकार कैसे हो रहे बच्चे भाई, आप देख रहे हो दिन भर कि जो बच्चे हैं वो इंटरनेट की दुनिया में जब शामिल, तो वो देख क्या रहे हैं, वो देख रहे हैं भाई यूट्यूब शॉर्ट्स। और मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ये बात फोमो वाली जो बात है मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ, समझना। आप दिन भर देख रहे हो यूट्यूब शॉर्ट्स, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो इंस्टाग्राम रील्स। आप उसमें देख क्या रहे हो, आप देख वो चीज रहे हो जो कि किसी इन्फ्लुएंसर ने, ठीक है, जो कि उस रील से, उस वीडियो से पैसे कमा रहा है, ने 50 रीटेक लिया उस वीडियो के लिए भाई, और उसने अपनी पूरी लाइफ का, ठीक है, सबसे जो हंसी वाला पार्ट है उसको यूट्यूब पर डाल दिया, इंस्टाग्राम पर डाल दिया। आप देख रहे हो यार उसकी लाइफ कितनी मस्त है, मैं कितना अकेलापन का शिकार हूँ, वो घूमने जा रहा है, हम घूमने ही नहीं जा रहे हैं। जैसे मैं देखता हूँ क्या, मेरे मेरे सब कॉलेज के दोस्त है भाई, आईटी के दोस्त है, सब कहाँ है, कोई अमेरिका घूम रहा है, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा है, कोई कहीं सिंगापुर घूम रहा है, कोई मालदीव घूम रहा है, कोई लक्षद्वीप जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम दिन भर यहीं गोरखपुर में पड़े रह जा रहे हैं। तो देख करके एक फोमो वाली फीलिंग आती है, लेकिन बात समझिएगा इसका कारण क्या है, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो आप चीजें देख रहे हो वो उनकी पूरी जीवन का फिल्टर किया हुआ एक कंटेंट जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। और इसके कारण से लोगों में क्या हो रहा है, लोगों में डिप्रेशन, तनाव की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये सारी बातों को आप लोग अपने आंसर राइटिंग में शामिल करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग परेशान मत हो, अभी हम कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। आंसर राइटिंग आप लोग करो, प्रैक्टिस करो, हम लोग कुछ क्लासेस में आगे आंसर राइटिंग भी करेंगे, प्रॉपर एक एक लाइन लिख करके देखेंगे, लेकिन पहले कंटेंट तो समझो कि कैसे कंटेंट को आपस में लिंक करना है। जब वो समझ जाओगे आंसर राइटिंग भी स्टार्ट होना ठीक हो जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा और समझो भाई, आपने पेरेंटिंग देख लिया, आपने फोमो वाली फीलिंग देख लिया, अब यहाँ पर और समझो। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर यह आ रही है कि रोजगार के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। तो रोजगार के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, हमने आपको एक बात बताया था कि एक नई टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है रोबोटिक्स, या फिर मैं कहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब इन सब के कारण से क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी नौकरियां जो कि पहले मनुष्य करते थे, वो नौकरियां अब खत्म हो रही हैं, ठीक है। तो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ने लोगों के रोजगार खा रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी आ रही है। और देखो और समझने का प्रयास करो क्या समस्या आ रही है। अच्छा, रोजगार जाएगा तो क्या होगा भाई, एक सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज, सिंपल सी बात है, डेवलप होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सामाजिक आर्थिक चुनौती अपने आप समाज में बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। अब लोग, बच्चे, हर कोई इंटरनेट की दुनिया में शामिल हो रहे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगी साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग होगी, साइबर क्राइम्स होंगे, ठीक है। वहां पर आपका क्या होगा, साइबर अरेस्ट का आपने घटना देखी होगी, साइबर स्पैम में आपने देखा होगा, साइबर अरेस्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है। ये पुलिस बन करके कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटी बन के कॉल कर रहे हैं लोग, और लोगों के अकाउंट से 50-50 लाख रुपए गायब कर दे रहे हैं। पहली बात तो मुझे समझ में आती है, उनके अकाउंट में 50 लाख रुपए आए कहाँ से, ठीक है, इतना बड़ा पैसा वो क्यों रखता है अकाउंट में, बट ठीक है भाई। तो साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट, हमारे अकाउंट में कोई करेगा साइबर अरेस्ट कर लो, 50-60 रुपया होगा, 50-60 नहीं, 1-8 हज़ार रुपया होगा, ठीक है, कर लो साइबर हैकिंग, ठीक है। तो ये समस्याएं जो हैं आपको देखने को समाज में मिल रही हैं। और क्या समस्या है भाई, डीप फेक, आपने एक बहुत बड़ी समस्या देखा। डीप फेक समस्या कैसे है भाई, किसी की भी भ्रामक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। जैसे मानो कोई एक्टर है, उस एक्टर ने वो काम किया भी नहीं है, बट उसका वीडियो बना करके शेयर कर दिया जा रहा है। अब ऐसे संभव है कि कभी ये हो जाए, किसी अथॉरिटी का कोई वीडियो बना करके कोई शेयर कर दे, ठीक है भाई, ये सबसे बड़ी समस्या है। डीप फेक इन समस्याओं को जन्म दे रहा है, और समस्या यहीं तक सीमित नहीं है, भ्रामक इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं है। डीप फेक के कारण न्यूडिटी जैसी जो घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आपके पास व्हाट्सएप पे इंटरनेशनल कॉल्स आते होंगे, बहुत सारे लोग अननोन है जो नहीं जानते, जो नहीं समझते, वो उस वीडियो कॉल को उठा लेते हैं। वीडियो कॉल को उठाने के बाद पता लगा कि भाई उधर से क्या है। अभी मैं देख रहा था, कोई तो एक पॉलिटिशियन थे, उनका एक कोई वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर किसी महिला के साथ ऐसा चैटिंग कर रहे हैं। उनके द्वारा कहना था कि वीडियो हमारा, उनका नहीं है। अभी कल ही परसों की मैं घटना देख रहा था, बट अब ये चीजें आ रही मार्केट में, ठीक है। तो डीप फेक के कारण ये समस्याएं जन्म ले रही हैं।
इन समस्याओं को भी हम लोग को समझना पड़ेगा। और क्या हो रहा है भाई, आप देखो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि लोगों में जो पारंपरिक स्किल है, जो ट्रेडिशनल स्किल है, उसमें कमी देखने को मिल रही है। कमी क्यों आ रही है, अब मैं समझाता हूँ। ये आप सबके लिए एकदम कटाक्ष है, उन एस्पिरेंट के लिए कटाक्ष है जो कि चैट जीपीटी का यूज करके आंसर राइटिंग कर। बताओ, कल मैंने क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाला, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने क्या किया बताए, सीधे क्वेश्चन को चैट जीपीटी पर डाला, एक लंबा चौड़ा मैसेज आया, कॉपी किया, डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर दिया, सर मैंने आंसर लिख लिया। अरे मूर्ख इंसान, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, ठीक है, तो अपनी छवि सुधारो भाई। चैट जीपीटी आपको एग्जाम में हेल्प करने नहीं आएगा, और चूंकि आप चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहे हो अपने आंसर राइटिंग में, इसलिए आप जो आंसर राइटिंग की वास्तविक स्किल है वो कभी डेवलप ही नहीं कर पाओगे, आप डिपेंडेंट रह जाओगे उसके ऊपर। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपने उसको उठाकर चैट जीपीटी पे डाल दिया, चैट जीपीटी नहीं हेल्प करेगा एग्जाम में आपको भाई, ये बात समझिए। हाँ, चैट जीपीटी का यूज करो भाई, किसी किसी को लेटर देना लिख करके दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज कर लो, कर सकते हो काम आप लोग ये भी, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई के काम में ये मत करो। तो नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण से क्या हो रहा है, पारंपरिक स्किल जो लोगों के अंदर थी, जो लोगों के अंदर खुद एक इंट्यूटिव स्किल थी, वो कम हो रही है। हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी समस्या को जन्म दे रहा है। ठीक है, बातें क्लियर है? और समझाऊं मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर, ठीक है। देखो, चैट जीपीटी जैसे चीज़ों के कारण से क्या हो रहा है कि जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, ये बहुत सीरियस समस्या है, ध्यान समझिएगा। मैं आपको इस समस्या का एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि जब कैलकुलेटर आया था ना, कैलकुलेटर, तो बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेटर अपने स्कूल टाइम में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, उनका जो बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस होते हैं वो कैलकुलेशन से नहीं हो पाते हैं। वो हर चीज़ के लिए उनको 20+10 करना, वो कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किल डेवलप नहीं कर पाए। सेम काम चैट जीपीटी आप लोगों के साथ कर रहा है, आप लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको खत्म कर रहा है। और क्या कर रहा है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, जैसे मानो कोई मैथमेटिक्स का कोई सी सेट का प्रश्न आपको दिखा, ठीक है, आपने क्या किया भाई, उस सी सेट के प्रश्न को नहीं समझ में आया, 2 मिनट लगाया, नहीं समझ में आया, तुरंत चैट जीपीटी में डाला, आंसर निकाला, अरे इसका आंसर तो ऐसे होगा, समझ में आ गया। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की जो आपकी स्किल है, उस स्किल को समाप्त कर रहा है। तो ऐसा कुछ टर्म का प्रयोग करो ना कि इस आर्टिफिशियल जो आपका ये एआई है, ठीक है, जनरेटिव एआई है, उसने लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इनको समाप्त किया है। ठीक है, आप इस बात को ऐड करो। आप बताओ भाई कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के क्लास कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो एक कम्युनिकेशन है ना आपका, आपके स्टूडेंट, जैसे मेरा आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन, आपका टीचर के साथ एक कम्युनिकेशन, आपका अपने सहपाठियों के साथ एक कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन में समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण से जो इंटरपर्सनल स्किल है वो समाप्त हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ये केवल सिंगल वे कम्युनिकेशन है, केवल मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो बस। लेकिन समस्या है कि भाई है तो है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस ने इंटरपर्सनल स्किल को, कम्युनिकेशन को प्रभावित किया है, और इसीलिए सीसेट में आप लोगों को इंटरपर्सनल स्किल पढ़ाया जा रहा है, जहां पर क्वेश्चंस फ्रेमिंग भी ऐसा हो रहा है जो गलत हो रहा है, ठीक है, उसमें कोई क्या ही बोला जाए। तो ये एक समस्या है, आप इसको मत करो। आप ये बताओ भाई, तकनीक का प्रयोग करके, सोशल मीडिया का प्रयोग करके भ्रामक इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। आप एक एक वो फिल्टर बबल का कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट करो, बहुत अच्छा टर्म है ये भी, फिल्टर बबल, ठीक है। फिल्टर बबल आप नोट करो, आप यहाँ पर नोट करो कि एक डिजिटल चैम्बर बनाया जा रहा है, डिजिटल इको चैम्बर बनाया जा रहा है, इको चैम्बर। ये क्या है, फिल्टर बबल है, डिजिटल इको चैम्बर ऐसा चैम्बर है जैसे आप जो कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड होते हो, आपको वही कंटेंट एल्गोरिदम दिखा रहा होगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की वास्तविक उसकी माइंड समझना ना कि वो क्या सोच रहा है, क्या करता है दिन भर, उसके यूट्यूब रील्स ओपन करके देख लो, या उसका इंस्टाग्राम रील्स ओपन करके देख लो, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एल्गोरिदम आपको सेम कंटेंट बार बार दिखा रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि ध्रुवीकरण की समस्या हो रही है। जैसे मानो आप किसी एक धर्म स्पेसिफिक, आप किसी एक कास्ट स्पेसिफिक, या आप किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक आप हेट भावना रखते हो, ठीक है, हेट भावना मैंने कहूँ आप न्यूट्रल भावना रखते हो, तो आपको ऐसे कंटेंट लगातार दिखाए जाते हैं जो उससे संबंधित होते हैं, जिसके कारण से आपका माइंड मैपिंग उसके अकॉर्डिंग बनता जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या आप लोगों को अपने आंसर में ऐड करना चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था पॉजिटिव वे में कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लोग कम्युनिकेट कर पाने दूसरे से, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि इंटरनेट ने जो हमारे यहाँ पर एक मोनोगोमस
पार्टनर वाला कल्चर था ना, ठीक है, मोनोगेमस कल्चर मतलब क्या, एकल जीवन साथी वाला कल्चर, ठीक है, उसको तोड़ रहा है। हम ट्रेडिशनल उस कल्चर से बाहर निकल करके हम एक नए कल्चर में जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, वन नाइट स्टैंड, ठीक है, ये सब टर्म्स आप देखो ना, कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स धीरे धीरे नए बच्चों के द्वारा, हम लोग तो एक कम्युनिटी, चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पुराने जमाने के हो गए, ठीक है, जो नई कम्युनिटी आ, जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, वो इन सब कॉन्सेप्ट में बैठ रहे हैं। तो क्या है, ये इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या है कि हम मोनोगोमस कल्चर से निकल करके हम बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, जो कि परिवार जैसा जो कॉन्सेप्ट है उसको तोड़ने के लिए एक सबसे सिंपल आधार है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को अपने आंसर में शामिल करने पड़ेंगे। कंक्लूजन क्या लिखेंगे भाई हम लोग? कंक्लूजन बेहद सिंपल है, निष्कर्ष आप लोगों को बस यही लिखना है कि देखिए, कोई भी जो तकनीक होती है वो तकनीक के हमेशा से सकारात्मक पहलू होते हैं। मनुष्य को अपने नैतिक सजगता का परिचय देते हुए, अपनी जो मोरल सजगता है उसका परिचय देते हुए, पॉजिटिव जो पहलू हैं, जो पॉजिटिव उसके प्रभाव हैं, उनको अपने जीवन में शामिल करते हुए, प्लस निगेटिव इम्पैक्ट को समझते हुए, उससे सतर्क रहते हुए हमको उस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तकनीक नए तौर पर डेवलप की जा रही है। इसलिए आवश्यक ये है कि सरकार के द्वारा भी, देखिए मैं किस चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ, समाज, सरकार, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर थे यहाँ पर मैं सबको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सरकार के द्वारा भी इस संदर्भ में कैसी पॉलिसी लेकर के आ जानी चाहिए जो कि इस दिशा में एक अच्छा कार्य करे। मैं पॉलिसी वाला टर्म क्यों जोड़ा, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उनकी एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। ठीक है, याद है, सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बिठाया, भारत में भी एक ऐसे पॉलिसी की आवश्यकता है जो कि इस दिशा में कार्य करे। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चीज को ऐड करो, आप कहीं और पर ऐड करो, लेकिन आपको इस दिशा में एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये कंक्लूजन में आप लोग ऐड कर देना। निष्कर्ष भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया, मेन बॉडी के मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए, चीज आप लोग क्लियर हो गई। ठीक है, देखो अब समझना, ये तो कंटेंट था। मैं फिर से कह रहा हूँ, आज की जो हमारी क्लास है, आज हमने टॉपिक को समझने पर फोकस किया है। आज हमने ऐसा टॉपिक भी उठाया था जो कि बेहद सिंपल था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका आंसर लिखोगे, लेकिन केवल 25 या 50 लोगों ने आंसर लिखा होगा। 25-30 लोगों ने उसका आंसर टोटल लिख के सबमिट किया था डिस्कशन ग्रुप पर। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं डेली आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा। आप लोग आंसर राइटिंग के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको एक बार सब्सक्राइब करो, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं आप लोग क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा, हम लोग उसको डिस्कस करते चलेंगे। आप लोग आंसर लिख करके सबमिट करो। उससे एक फायदा ये होगा कि हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया जो कि आपने नहीं सोचा था, उसको एक जगह पर नोट डाउन करो, याद करो। प्लस जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल और है, इसका नाम है यूपीपीसीएस मेंस का, ठीक है, आपको ये लोगो दिख जाएगा वहाँ पर। और उस चैनल की जो हमारी आईडी, अगर टेलीग्राम पर आप जाते हो, आप UPPCS_M, अगर आप ये लिख करके सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिख जाएगा, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनका प्रयोग हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है मेंस के लिए। इसमें इस चैनल पे मेंस के इन फैक्ट्स के अलावा हम एक भी चीज प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। केवल आपको डेली 10 या 5 पॉइंट्स ऐसे हम देंगे जो कि मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। तो आप में से जितने लोग मेंस लिख रहे हो ना भाई, तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा भटको मत, डाटा फैक्ट एग्जाम्पल केस स्टडी के लिए भटको मत, वो सब चीजें आप प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी तक यहाँ पर कम से कम 200 प्लस केस स्टडी एग्जाम्पल्स फैक्ट्स हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है। तो जितने लोग मेंस लिख रहे हो, एक बार स्क्रॉल करते हुए पुराने डाटा फैक्ट्स को भी एक बार पढ़ो, उनको नोट डाउन करो और कैसे उनका प्रयोग करना अपने आंसर राइटिंग में समझो। इसके बाद मैं एक वीडियो आप लोगों को और प्रोवाइड कराऊंगा जहां पर हमको कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं अपने आंसर राइटिंग के लिए, क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग उसको फॉलो करते रहना। आज की क्लास में बस इतना कंटेंट था हमारे लिए। समझिए, क्लास का जो भी फीडबैक हो, पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव कैसे आप पर डाल रही है, पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव, याद है ना, अभी वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो उस चीजों को हमारे साथ शेयर करिए ताकि हम भी इम्प्रूवमेंट कर पाए। इम्प्रूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हर व्यक्ति को हर जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सजेशन दो, सुझाव दो। मेरा प्रयास ये है कि मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग बेसिक से समझा पाऊँ, इसलिए हम लोग लगातार एक एक टॉपिक को बहुत बेसिक से डिस्कस करें। आज की आपकी 49th क्लास थी, कल की आपकी 50th क्लास होगी। उम्मीद करते हैं सब लोग जुड़े रहोगे। जो भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।